जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी 2026 के लिए। जिनका तैयारी अभी तक कुछ नहीं हुआ है एसएससी जीडी का, या जो पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आज का यह इंपॉर्टेंट क्लास सिर्फ उनके लिए ही होने वाला है। क्योंकि इस इंपॉर्टेंट क्लास में आपको सिलेक्टेड प्रश्न, वीवीआई प्रश्न एवं सीधा आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। ये 4 टॉपिक से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये 4 टॉपिक को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आधा से ज्यादा प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है? यह जो क्वेश्चन है सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं संविधान से आपके एग्जाम में 5-6 प्रश्न पूछूंगा। संविधान से कितना प्रश्न पूछूंगा? 5-6 प्रश्न पूछूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहां पर हम सारे प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल आपका लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। क्लियर हुआ? अनुच्छेद 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आगे आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो राष्ट्रपति शासन करता है वह किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत करता है। अनुच्छेद 360 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। पूछेगा आपके एग्जाम में, जैसे मैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 352। उसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछेगा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। अगर अनुच्छेद 370 की बात करेगा तो अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, या 370 अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फिर से एक बार हम क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा याद हो जाए। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? 352 से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत करता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। 370 किससे संबंधित है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपके भारत में 3 तरह से आपातकाल लगाया जा सकता है। कितना तरह से? आपके एग्जाम में पूछेगा कि आपके भारत में कितना प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है। 3 प्रकार से आपका आपातकाल लगाया जा सकता है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक आपका वित्तीय आपातकाल हो गया, और एक आपका क्या हो गया? राजकीय आपातकाल हो गया। 3 तरह से आपका आपातकाल लगाया जा सकता है। और आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहला आपातकाल का घोषणा कब हुआ था। यह इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा। जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, ये बात को नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा। आप पूछेगा आपके एग्जाम में, भारत में सबसे पहले आपातकाल का घोषणा कब हुआ था? याद रखिएगा, 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1962 ईस्वी में भारत में पहला आपातकाल का घोषणा हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इस समय भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जो नियंत्रण एवं महालेखक जो परीक्षा सीएजी हम लोग जिसको बोलते हैं, उसका नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कौन होता है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है आपके वीवीआई में नोट कर लीजिएगा। ये आने वाला सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग मानते हैं। ये सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। नियंत्रण एवं महालेखक जो परीक्षक है सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो सबसे पहले समझ जाइए, ये पूरे देश का डाटा बनाता है। जो पूरा देश में क्या हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, ये उसका डाटा बनाता है सीएजी। और इसका सीधे नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। इसका सीधे नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो यह डाटा बनाता है वह सीधे किसको ला कर देता है? राष्ट्रपति को। मतलब इसका सीधा संबंध राष्ट्रपति से, इसके बीच कोई नहीं, प्रधानमंत्री ये सब नहीं। इसका सीधा संबंध किससे? राष्ट्रपति से। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये किसको बनाया जाता है? ऐरा गैरा आदमी को नहीं बनाया जाता। यह आईएएस और आईपीएस को बनाया जाता है। सीएजी किसको बनाया जाता है? आईएएस और आईपीएस को बनाया जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, आगे आइए, 3 नंबर सवाल है, जो कि सीधे एग्जाम में एकदम ऐसा ही हुबहू आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ऐसा सेम टू सेम हुबहू आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है?
निम्न में से ऐसा कौन सा युग है जो इसमें से गलत है? ठीक है, दूध को हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूध को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं, याद रखिएगा। कोयला को हम लोग क्या कहते हैं? काली क्रांति कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मत्स्य को हम लोग नीली क्रांति कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन नील क्रांति को हम लोग नील क्रांति नहीं कहते हैं। अभी तक फिलहाल में आपका नील क्रांति नहीं हुआ, नीली क्रांति हो चुका है। नीली क्रांति जो कि आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है, नील क्रांति नहीं हुआ है। तो ये आपका कथन क्या है? गलत है। कौन सा युग्म गलत है? तो ए वाला युग्म आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दे, यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपके एग्जाम में बन सकता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो किससे बताएंगे? दूध से बताएंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से है। काली क्रांति का संबंध किससे? कोयला से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे? हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे? तो याद रखिएगा, हरित क्रांति का जो संबंध है वो आपका गेहूं उत्पादन से है। और इस वीडियो में आपको जीके का 20 क्वेश्चन, हिंदी का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में सभी से 20-20 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इसमें जब भी जीके करवा रहे हैं ना, जीके में 20 से कम आपका स्कोर 15 प्लस सही करते हैं, यकीनन मानिए कि इस बार का रिजल्ट आपका अच्छा होगा। कोशिश कीजिए जवाब देने का, गलत होगा क्या होगा? यहीं पर ना गलत होगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका 20 में कम से कम 15 स्कोर सही हो। हम आपसे लास्ट में पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, पता अगर हो तो जवाब दीजिएगा। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? मानव शरीर में जो इंसुलिन मतलब इंसुलिन जो हार्मोन है वह किस ग्रंथि से स्रावित यानी निकलता है? किस ग्रंथि से निकलता है? तो याद रखिएगा, ये आपका अग्नाशय से निकलता है। यहाँ ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। मानव शरीर से आपके एग्जाम में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहला बनता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा है बताइएगा आप लोग। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिस। क्या बोलते हैं? अस्टेपिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टेपिस, यानी उसको हम लोग कान का हड्डी बोलते हैं। दूसरा का नाम है आपका जांघ का हड्डी। दूसरा का नाम क्या है? जांघ का हड्डी, जिसको हम लोग फीमर भी कहते हैं। यानी छोटा हड्डी पूछेगा तो स्टेपिस, बड़ा हड्डी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है। अब तो इसका जवाब आप लोग देंगे ही, क्योंकि इजी सवाल है। निम्न में से ये जीएस में, मतलब जीके जीएस मिलाकर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, एसएससी जीडी में, आपको भी पता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आप लोग फटाफट जवाब देंगे। निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? जवाब दीजिए तो फटाफट। गलत होगा तो जवाब दीजिए। ठीक है, अब कोई बच्चा जवाब दे रहा है विटामिन ए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, विटामिन डी भी नहीं होगा, ये भी गलत है। विटामिन ई भी नहीं होगा, ये भी गलत है। कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी आपका पानी में क्या है? पानी में क्या है, मतलब घुलनशील है, ये जल में घुल जाता है। पानी में कौन सा घुल जाता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी घुल जाता है। विटामिन सी आपका पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। याद रखिएगा, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आयोडीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। या संतरा खट्टा पदार्थ, इस समय आयोडीन मतलब विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग विटामिन डी की बात कर ले, तो विटामिन डी से आपके एग्जाम में 1-2 संबंधित प्रश्न पूछता है, तो देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं। सनशाइन विटामिन हम लोग किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। या आपके एग्जाम में पूछेगा जाएगा कि किसके कारण, मतलब सॉरी, सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिए, आज मतलब ज्यादा संभावना रहेगा कि आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मम्मी पापा के सपने को सच में साकार करना चाहते हैं तो आपको घर पर भी मेहनत करना पड़ेगा। इस बार दिन रात ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर माँ बाप के सपनों को साकार आप करना चाहते हैं तो खूब मेहनत कीजिए। आपकी एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं तैयारी किया है तो अभी से समय नहीं बिगड़ा है। खुशी मतलब खुश इस बात का है कि अभी भी आपके पास समय है, और दुख इस बात का है कि अभी कम समय बचा है। तो जितना समय बचा है उसमें टेस्ट दीजिए, पिछले साल का पेपर देखिए, और जो मैं रिवीजन करवा रहा हूं उससे कीजिए। तो इसीलिए आपको बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास मिलेगा। ठीक है, डेली आपको मम्मी पापा के सपने को साकार करने के लिए यहाँ पर हम डेली आपको रिवीजन क्लास लाते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपता है। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, एक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एग्जाम के टाइम में यह चैनल देखिएगा, भौकाल मचा के रख देगा। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।
रखिएगा, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? ये जो क्वेश्चन है सीधे आपकी एसएससी जीडी के टारगेट पर है, ये सीधे आपके एग्जाम में छप सकता है। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा, लोकसभा जो सीटों की सबसे अधिक संख्या है वो आपका कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ पर कितना लोकसभा सीट है? तो 80 लोकसभा सीट है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर सबसे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो आपका उत्तर प्रदेश का ही है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश से। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है? अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के साइंस से पूछा जा सकता है, जीएस से पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र शब्द है, एक बार फिर से, इकोनॉमिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इकोनॉमिक्स शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किया था। इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किया था। और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एक तो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किया था वो तो अलग है, मतलब वो उसको बोला था, लेकिन अर्थशास्त्र का जनक आपके एग्जाम में का हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसको भी याद कर लेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्लियर है? एडम स्मिथ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, आप लोग भी घर पर कुछ तैयारी कीजिए, टेस्ट उस्ट ये सब दीजिए, ठीक है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक घनत्व किस परत का होता है? या टेस्ट या क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? यह मेरा नंबर है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, एसएससी जीडी लिखकर मैसेज कीजिएगा, तो इधर से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे जुड़ जाएंगे। और वहां पर प्रश्न कभी कभी भेजा जाता है कि ऐसा ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा आप तैयारी कीजिए, ठीक है? तो जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि पहले क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देख लीजिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक घनत्व किस परत का होता है? तो आंतरिक कोर का होता है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का आपका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, इसका जो आपका मुख्यालय है, सीधे ही याद रखिएगा, इसका मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। और इसका स्थापना आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन छपेगा सीधे एसएससी जीडी के एग्जाम में कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। जो सवाल आ रहा है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए, ठीक है? जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, ज्यादा चांस है कि वो प्रश्न आपको याद होगा। ये तो स्थापना हो गया। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखिएगा 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 ईस्वी में। उसका स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। चलिए, 10 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। और ये जीएस से प्रश्न है, जो कि ऐसा प्रश्न, एक प्रश्न है संभवतः आपकी एसएससी जीडी के टारगेट पर आता है, मतलब सीधे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से ऐसा कौन सा रक्त समूह है? मतलब निम्न में से आपके शरीर में, मतलब पूरे मनुष्य में टोटल 4 प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। और यहाँ पर चारों का नाम आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सार्वभौमिक दाता किसे कहता है? ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता समझते हैं हम लोग क्या होता है? सार्वभौमिक मतलब सभी को देने वाला, मतलब सभी को, मतलब मान लीजिए कि अगर आपके अंदर वो ब्लड है, मान लीजिए कि वो खून है, तो आप सभी को खून दे सकते हैं, ठीक है? वो ब्लड, वो जो रहता है वो पॉजिटिव ऐसे रहता है, तो वो हम लोग लेकर चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़कर। वो अगर आपके शरीर में ब्लड है, अगर आपने टेस्ट करवाया होगा, तो अगर आपका वो रक्त समूह है तो आप किसी भी व्यक्ति को खून दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? खून दे सकते हैं। सार्वभौमिक दाता, इसी को हम लोग कहते हैं, वो ब्लड को हम लोग सार्वभौमिक दाता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति सभी को खून दे सकता है। और इसमें एबी के बारे में जान लीजिए, ये किसी को खून नहीं दे सकता। जो एबी है या किसी को अगर आपका ब्लड एबी है, ए बी है, अगर जांच करवाए होंगे तो एबी अगर आपका आता है तो
आप किसी को खून नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। भले आप सभी से खून ले सकते हैं, ये बी वाला का क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये मतलब सभी से खून ले सकता है, मतलब कोई भी ब्लड रहे उस सभी से खून ले सकता है, लेकिन ये किसी को दे नहीं सकता। मतलब सभी से मानव के शरीर में सभी में अलग अलग ब्लड ग्रुप पाया जाता है, किसी में ए हो गया, किसी में बी हो गया, किसी में ए पॉजिटिव हो गया, किसी में ए नेगेटिव हो गया। इस प्रकार से सभी व्यक्तियों में रक्त समूह पाया जाता है। अगर आपने जांच करवाया है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कौन सा रक्त समूह है। अगर नहीं जांच करवाए तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो जो जांच करवाए एक बार बता दीजिएगा कि हाँ सर मेरा ये है, हम सबको खून दे सकते हैं या ले सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे ये भी जीएस का प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी संभावित है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, यकीनन मानिए कि यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं वो सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो वह आपका अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिएगा, लाल रक्त कणिका को कभी कभी आपके एग्जाम में क्या लिख कर दे देता है, आरबीसी दे देता है। क्या दे देता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आपके सीधे एग्जाम में पूछेगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा वो आपका अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में लाल रक्त कणिका का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या आरबीसी कहे, सभी का निर्माण आपका कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न को चलते हम लोग 12 नंबर प्रश्न जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द को किस संशोधन में जोड़ा गया? मतलब जो आपका संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है उसको मतलब संविधान का कौन सा संशोधन करके उसको जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 42वां संशोधन करके समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। याद रखिएगा कौन सा संशोधन करके समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन करके समाजवादी शब्द जोड़ा गया। आप संविधान को बदल नहीं सकते, भले उसमें कुछ बदलाव कुछ चेंजेस यानी संशोधन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए 13 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। ये भी आपका जीके से ही मान लीजिए या जीएस से मान लीजिए, निम्न में से कौन सा ऐसा प्लेनेट कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक घनत्व वाला, सबसे अधिक घनत्व वाला ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो वो आपका पृथ्वी हो जाएगा, इसका घनत्व सबसे अधिक है। और मंगल को हम लोग लाल ग्रह, रेड प्लेनेट या पिंक प्लेनेट, रेड प्लेनेट या पिंक प्लेनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मंगल को जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मंगल को जानते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिएगा, बुध हो जाएगा। इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा पूछेगा तो हम लोग किसको कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो यह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में छपेगा, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो यह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखिएगा कौन सा मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? मतलब जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसको संविधान में दर्जा कब मिला? कब मिला? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा 1992 ईस्वी में इसको संविधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो देख लीजिए, हम बता देते हैं आपको। ठीक है, या इससे सवाल ये बन सकता है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। राजस्थान के कौन सा जिला में हुआ था? नागौर जिला में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। पूछेगा आपके एग्जाम में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है। आगे आइए 16 नंबर प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? रक्त को थक्का जमाने में मतलब मान लीजिए कि कभी कभी थोड़ा किसी का हाथ पैर कट गया तो वहां पर खून किसी का जल्दी जम जाता है। देखें, खून किसी का जल्दी जम जाएगा, किसी का बहुत बाद मतलब उसको एकदम पानी की तरह बहते रहेगा, तो वो है। तो वही
खून जो है वो किस कारण से जल्दी जम जाता है या थक्का किस विटामिन के कारण जमता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा ज्यादा है तो आपका जल्दी खून जमेगा, अगर कम है तो आपका जल्दी खून नहीं जमेगा। तो इसी के कारण विटामिन के कारण आपके शरीर में रक्त का यानी खून का क्या बनता है, थक्का बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि ये सबसे ज्यादा नहीं सवाल पूछता है, नहीं तो वो सभी हम आपको करवा देते। चलिए 17 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। भीम ऐप, भीम ऐप किससे संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो भीम ऐप बनाया गया है इंटरनेट से भी संबंधित, आपकी एग्जाम में एसएससी में प्रश्न देखने को मिलता है कि भीम ऐप जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, डिजिटल भुगतान से संबंधित है। और आप लोग बताइएगा, आप लोग को यहाँ तक हम क्लास करवाए हैं, अभी तो बहुत सारा क्लास करवाएंगे, अभी लगता है अभी ये चलेगा क्लास। उससे पहले आप लोग बता दीजिए आप लोग को क्लास कैसा लगा। थोड़ा सा रेस्ट हम लोग भी ले लेते हैं। आपको क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइए आप लोग, ठीक है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही चैनल है जो आपके मम्मी पापा के सपने को साकार करेगा, पूरा करेगा आपके साथ मिलकर, ठीक है। तो याद रखिएगा भीम ऐप किससे संबंधित है, तो डिजिटल भुगतान से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल मतलब आप लोग समझ रहे हैं। चलिए 18 नंबर सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है। तो ये सभी बच्चे को याद होना चाहिए, नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर, ये जम्मू कश्मीर से यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर यह कन्याकुमारी तक, जो अंतिम बिंदु हमारा पड़ता है कन्याकुमारी, वहां तक आपका ये जाता है। तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। 19 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। निम्न में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है, नींबू में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अम्ल है जो नींबू में पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो ये आपका दही यानी खट्टे पदार्थ में आपका ज्यादातर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एस्टिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। काफी इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, 20 नंबर सवाल है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, लिविन हॉक। लिविन हॉक ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। ऐसा तो कभी कभी पूछता नहीं आविष्कार से, लेकिन कभी कभी डाल देता है। तो क्योंकि देखिए उसका जो सिलेबस है भाई कहीं से भी डाल देगा। ऐसे तो आविष्कार का सिलेबस नहीं दिया और आविष्कार वाला प्रश्न डाल दिया है, तो याद रखिएगा लिविन हक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हाँ 20 क्वेश्चन यहाँ पर जीके का हम लोग समाप्त कर दिए। अब हिंदी को हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए आपका 20 में से कितना स्कोर हुआ, 20 में से आपका कितना स्कोर हुआ ये जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये बताना बहुत जरूरी है, ईमानदारी पूर्वक को भी न कि झूठ बोल दीजिएगा कि हाँ सर मेरा इतना 12 13 14 15 16 सही हुआ। जितना सही हुआ उतना बताने का कृपया करें महोदय जी, ठीक है। अगला ये, अब आप लोग कहिएगा कि सर हिंदी में हम 20 में 20 सही करके दिखाएंगे, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि हिंदी का जो लेवल रहता है थोड़ा इजी लेवल का रहता है। तो 20 में 20 देखते हैं किसका स्कोर होता है, उनका नाम हम लेंगे, जिनका स्कोर होगा उनका नाम लेंगे। कमेंट कीजिएगा तो फटाफट सभी प्रश्न का जवाब देते चलिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए पहला का जो है, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये तो बहुत सारे बच्चे जवाब दे देंगे, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जिनका ये जवाब गलत होगा। तो अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जवाब आना चाहिए, सहारा हो जाएगा। मतलब अंधा का लाठी है, मतलब अंधा का लाठी मतलब एक मात्र सहारा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी को पता है अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है, सहारा। एक प्रश्न आपने सही कर दिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, ठीक है। आप 7 करोड़ जीत चुके हैं। अगला नंबर सवाल है, मतलब एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में सही कर चुके हैं, 1 नंबर आपका कंफर्म हो गया। जो गरजते हैं वो बरसते हैं नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आप अभी मतलब आप भी किसी को बोलते हैं कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, मतलब है, मतलब क्या, ज्यादा बोलने वाले कम काम करते हैं। मतलब ना आप बोल दिए कि हम एक करेंगे एक करेंगे, हम 10 घंटा पढ़ते हैं 12 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन गरज तो दिए, लेकिन वो
बरसते नहीं मतलब आप वो काम नहीं किए। ज़्यादा बोलने वाले काम नहीं करते, कम काम करते हैं, ठीक है? यही आपका जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है? अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप ऑप्शन देखकर भी आप खुद से इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है? 2 नंबर आपका कन्फर्म हो गया, 2 नंबर आपका यहाँ पर आ गया। निर्भीक शब्द का सही विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द अपोजिट वर्ड से आपके एग्जाम में सवाल बनता है, तो फटाफट आप लोग बताएँगे उल्टा शब्द जो निर्भीक है, निर्भीक मतलब किसी से नहीं डरने वाला। निर्भीक का मतलब क्या हो गया? किसी से नहीं डरने वाला। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? निर्भीक मतलब नहीं डरने वाला, तो क्या हो जाएगा? डरपोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डरपोक हो जाएगा। निर्भीक मतलब किसी से नहीं डरने वाला, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डरपोक। चलिए ये भी आपका शायद सही होगा, 3 नंबर आपका कन्फर्म हो गया। चलिए लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना प्रश्न का सही जवाब दिया। 4 का ऐसे लिखकर आप लोग जवाब देते जाइए, ठीक है ना? ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। सुगंध शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? सुगंध शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? तो सुगंध का मतलब होता है खुशबू। क्या होता है? खुशबू होता है। और पर्यायवाची का मतलब यही होता है कि उस शब्द को और अर्थ क्या हो सकता है, उसको और हम क्या बोल सकते हैं, यही अर्थ होता है। तो सुगंध का अर्थ क्या होता है? खुशबू होता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। वह पढ़ रहा है, इसमें क्रिया का काल कौन सा? वह पढ़ रहा है, इसमें क्रिया का काल कौन सा है? तो याद रखिएगा वर्तमान काल हो जाएगा। वह पढ़ रहा है मतलब अभी पढ़ रहा है, यानी वर्तमान काल में पढ़ रहा है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। वह पढ़ रहा है, इसमें क्रिया का काल कौन सा है? वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। सभी को पहचानने आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है, आगे आइए। हिंदी में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे, मतलब 20 क्वेश्चन रहता है ना, 20 में 18, 17, 19, अगर किसी में पावर हो गया तो 20 में 20 भी सही करके आएगा, ठीक है? मतलब लगभग आप 17 तक सही करके आओगे। जो हिंदी में बहुत कम भी पढ़े हैं वो भी 17 सही करके आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन रहता है एकदम इसी लेवल का जिस लेवल का मैं अभी आपको करवा रहा हूँ हिंदी में, ठीक है? जीके का अलग बात है, जीके में थोड़ा टफ रहता है, जीके में जैसा जैसा करवाए हैं देख सकते हैं कितना कितना टफ था, ठीक है? आगे आइए। राम ने आम खाया, इसमें कर्ता कारक कौन है? राम ने आम खाया, इसमें कर्ता कारक कौन है? तो आपको एक विभक्ति याद करना पड़ता है, जैसे में कर्ता ने, कर्म को, तो यहाँ पर कर्ता ने कह रहा है तो राम ने, तो यहाँ पर कर्ता पूछ रहा है तो कर्ता ने होता है। कर्ता का विभक्ति क्या होता है? ने। तो राम ने, तो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। नील शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? नील शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? याद रखिएगा, नील का कोई भी संधि विच्छेद नहीं होगा। नील को आप कैसे कीजिएगा? संधि विच्छेद का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको 2 टुकड़ों में बांट दें। दोनों टुकड़ों में बांटने के बाद उस शब्द का अर्थ भी होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर समझाना चाहें, जैसे में विद्यालय, तो विद्यालय को तो हम लोग 2 टुकड़ा में बांट दिए, विद्या प्लस में आलय। तो यहाँ पर विद्या का अर्थ भी होता है और आलय का भी अर्थ होता है। आलय का अर्थ होता है घर, मंदिर, विद्या का मतलब आप लोग समझ लें। लेकिन नील शब्द का संधि विच्छेद करेंगे नी प्लस ल, तो नी का कोई अर्थ नहीं होता। इसका कोई अर्थ आप बता दीजिए, ल का कोई अर्थ बता दीजिए, एक भी अर्थ नहीं होगा। इसलिए नील का कोई भी संधि विच्छेद नहीं होगा, ठीक है? चलिए 8 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। जिसने चोरी की है वही पकड़ा जाएगा, यह कौन सा वाक्य है? जिसने चोरी की है वही पकड़ा जाएगा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह इसके बीच संबंध जोड़ रहा है कि जो चोरी किया वही पकड़ा जाएगा, मतलब संबंधवाचक हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा? संबंधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? 9 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से देख लीजिएगा। कमल, कमल है ना कि कलम है? कमल, कमल का सही बहुवचन क्या होगा? कमल का सही बहुवचन क्या होगा? तो याद रखिएगा, कमल का जो सही वचन होगा, कमले नहीं होगा, कमलो नहीं होगा, कमलान नहीं होगा, तो कमल का कमले। अगर आप बहुत सारा कमल का फूल भी लिए तभी वो आप बोलेंगे कि कमल का फूल ही है। जैसे में हम बहुत सारा चीज, मान लीजिए कि कुछ बिस्कुट लिखे, मतलब मान लीजिए, क्या बिस्कुट छोड़िए, हम बहुत सारा चीज कुछ भी लिए रहेंगे तो उसको हम लोग बहुवचन लगा देते हैं। जैसे हम बहुत सारा लड़का जाए तो बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, लेकिन कमल में क्या है, बहुत सारा आप कमल लिए रहेंगे तो फिर भी उसको कमल का फूल ही बोलेंगे, ये मतलब एक वचन ही हो जाएगा। कमल का कोई भी बहुवचन नहीं होगा परिवर्तित, तो याद रखिएगा। राष्ट्रपति शब्द किस समाज का उदाहरण है? काफी इंपोर्टेंट है। हम आपको यहाँ पर 3-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे, अगर समझ जाते हैं तो यहाँ से 2 नंबर आपका कंफर्म है, ठीक है? तो राष्ट्रपति शब्द किस समाज का उदाहरण है? बताइए फटाफट। राष्ट्रपति,
तो ये राष्ट्रपति कैसे होगा? राष्ट्रपति कहने का मतलब है राष्ट्र और पति। इसका मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो राष्ट्र और पति। तो राष्ट्रपति यहाँ पर दोनों का अर्थ हो रहा है। राष्ट्र मतलब ही हो रहा है आपका अर्थ है, राष्ट्र का मतलब देश और पति का मतलब ही आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ हो जाए, जिसमें दोनों का अर्थ हो जाए वो आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। वो आपका कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। याद रखिएगा, कर्म धारय का समास कहने का मतलब वह उसका कर्म को धारण किए हुए रहता है। बहुब्रीहि में ज्यादातर आपका भगवान का नाम आता है। द्वंद्व समास में क्या आता है? द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह आपको बता दिए हैं बहुत बार, माता पिता, बीच में माता पिता, ये बीच में आपका नहीं लगा रहता ये वाला चिन्ह माता पिता, इस चिन्ह को हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। और यह वाला चिन्ह जिसमें आएगा वो आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। मेहनत का फल मीठा होता है, यह कौन सा अलंकार है? मेहनत का फल मीठा होता है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मेहनत का फल मीठा होता है, यह एक आपका लुकोक्ति है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए। 12 नंबर आपका सवाल है, पानी पानी होना। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी पानी होना मुहावरे का जो सही अर्थ है, याद रखिएगा, पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है, ज्ञान शब्द का सही विशेषण क्या है? ज्ञान शब्द का सही विशेषण क्या है, बताइए। ज्ञान शब्द का सही विशेषण क्या होगा? तो ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानी भी हो जाएगा, ज्ञानी भी हो जाएगा, ज्ञानवान भी हो जाएगा, यानी दोनों ए और सी दोनों हो जाएगा। कंफर्म है? आगे चलिए। हिंदी में लास्ट में पूछेंगे, अब 20 होने वाला है, ठीक है। वह इतना थक गया कि चल भी नहीं सका, यह कौन सा वाक्य? वह इतना थक गया कि वह चल भी नहीं सका, ऐसा कौन सा वाक्य है? तो ये सब मिक्स किया हुआ यानी मिक्स वाक्य है, ठीक है। आगे चलिए। 15 नंबर सवाल है, अमृत शब्द का सही विलोम क्या होगा? अमृत शब्द का सही विलोम, अमृत का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, जो कभी न मरे। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिएगा 16 नंबर का। अगर वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इसका जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। आगे आइए। 17 नंबर सवाल है, पुस्तकालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पुस्तकालय शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, पुस्तकालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? याद रखिएगा, पुस्तक प्रत्यय का मतलब शब्द के पीछे लगने वाला शब्द। पुस्तक प्लस में आलय, तो आलय यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा जो कि पीछे लग रहा है, और आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, उसने मेहनत से सफलता प्राप्त की, इसमें मेहनत से कौन सा कारक है? मेहनत से, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से, मेहनत से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी मेहनत से, मेहनत से, तो मेहनत कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। दिन रात कौन सा समास है? दिन रात कौन सा समास है? बीच में आपका कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? योजक चिन्ह। इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह, और यह जिसमें रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। क्लियर? आगे चलिए। हिंदी का 20 नंबर क्वेश्चन है, हाथ कंगन का आरसी क्या लुकोक्ति है? हाथ कंगन को आरसी क्या लुकोक्ति का अर्थ क्या है? प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या है, क्या लुकोक्ति का अर्थ क्या है? तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, किसका किसका 20 में 20 स्कोर हुआ, किसका किसका 15 से 15 स्कोर हुआ, किसका किसका जितना हुआ, एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो अभी हम मैथ रीजनिंग दोनों करवा देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपको मैथ रीजनिंग स्पेशल रहेगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।